सफ़ेद और सुनहरी रंग के इम्तज़ाज से बनी इस हवेली पर धूप उतर आई थी। ऐसे में इस हवेली के मकीन लॉन में बिछी इस कुर्सियों पर बैठे सर्दियों की नरम गर्म धूप सेंक रहे थे। 3 साल पहले इस हवेली की खुशियाँ रूठ गई थी। हर कोई एक दूसरे से नज़रें चुराए फिरता था और आज हर कोई एक दूसरे को देख नज़रें झुका कर गुजर जाता। कोई भी नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में इस हवेली के बच्चों के मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा। सफ़िया बेगम को तो बिल्कुल ही खामोशी लग गई थी। वो हर किसी से रूठी रूठी फिरती थीं। सब लोग उन्हें खुश रखने की बहुत कोशिश करते, मगर उनके होंठों की मुस्कुराहट और चेहरे का नूर तो उनका बेटा इरहान था। वो पिछले 3 साल से उनसे दूर रह रहा था। वो उसकी एक झलक देखने को तरस गई थी। ऐसे में वो सबसे नाराज़ रहकर अपने गुस्से का इजहार करती थी। इरहान से रोज़ ही फ़ोन पर बात हो जाती थी। वो उसे वापस आने पर जोर देती, मगर इरहान हर बार उनकी बात टाल जाया करता था। ऐसे में सफ़िया बेगम बिल्कुल ही मायूस हो चुकी थी। अक्सर तो वो फ़ोन पर रोने लगती थी। इरहान उनका इकलौता बेटा था। उसकी दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हवेली के सारे मकीन उनका ख्याल रखते, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे, मगर उनकी खुशी तो इरहान की ज़ात से वाबस्ता थी। वो उसके बगैर कैसे खुश हो सकती थी। देखते ही देखते 3 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन इरहान एक दफ़ा भी वापस लौट कर नहीं आया था। सफ़िया बेगम की कई दिन से तबीयत ख़राब थी। अब तो उनका बुखार भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। उसके लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था, मगर वो डॉक्टर के पास जाने से इनकारी थी। उनकी बस एक ही ज़िद थी कि वो इरहान को देखकर ठीक हो जाएंगी, जबकि इरहान उधर अपनी ज़िद पर कायम था कि वो लौट कर नहीं आएगा। सफ़िया बेगम की ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर को घर पर बुला लिया गया। इरहान को भी उनकी तबीयत खराबी की खबर दे दी गई थी, और जब इरहान ने उन्हें फ़ोन किया तो वो ज़ारो कतार रोई थे और फिर रोते रोते बेहोश हो गए। और फिर इरहान को अपनी ज़िद छोड़ना पड़ी। वो हवेली वापस आ रहा था। जिस दिन से सफ़िया बेगम को ये खबर मिली थी वो बहुत खुश थे। उनके कदम तो ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। सब ने इन 3 सालों में उन्हें पहली बार मुस्कुराते देखा था। सभी लोग इरहान के आने से खुश थे कि इस हवेली की खुशियाँ वापस लौटने वाली हैं। महमल यूनिवर्सिटी से वापस लौटी तो सभी लोग हवेली के लॉन में जमा थे। वो सीधा उन लोगों के पास आ गए। महमल ने सबको मुश्तरका सलाम किया, मगर दादा जान और दादी जान के अलावा किसी ने उसके सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी उससे लाताल्लुक़ से बैठे थे। महमल के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। बड़ी अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? महमल ने सफ़िया बेगम को मुखातिब किया था। सफ़िया बेगम ने महमल की आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा और फिर अपना रुख मोड़ लिया। महमल की आंखों में आंसू भर आए। मरियम, तुम अपनी बेटी से कह दो कि मेरे सामने ना आया करे। इसकी वजह से मैंने 3 साल कांटों पर गुजारे हैं। सफ़िया बेगम के लहजे में महमल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत और बेज़ारी थी। महमल का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी आंखों में आंसू देखे। वो किसी के भी सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। महमल, अपने कमरे में जाओ तुम। मरियम बेगम ने महमल को घूर कर देखते हुए उससे कहा। महमल खुद पर ज़ब्त करते वापस जाने के लिए मुड़ गई। मेरा बेटा 3 साल बाद वापस आ रहा है मरियम, महमल से कह देना कि उसके सामने ना आए। मैं नहीं चाहती कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा दोबारा मुझसे दूर हो जाए। सफ़िया बेगम ने थके हुए लहजे में कहा था। मरियम बेगम ने इस्पात में सर हिला दिया। दूर जाती महमल के कानों में सफ़िया बेगम की आवाज़ पड़ी थी। उसका दिल धड़कना भूल गया था। इरहान वापस आ रहा था। इस खबर ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे अपने कमरे तक पहुंची, और फिर खुद को कमरे में बंद करके वो ज़ारो कतार रोई थी। दिल का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। वो इन 3 सालों में इरहान की वजह से खुद से भी नज़रें नहीं मिला सकी थी। वो उसे रुसवा करके गया था। महमल सिर्फ इरहान से नफ़रत करती थी। वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। इस हवेली में दादा जान और दादी जान के सिवा कोई भी उससे बात करना तक गवारा ना करता था। यहाँ तक कि उसके सगे माँ बाप ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। हर कोई उसे नफ़रत भरी निगाह से देखता था। महमल ज़मीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। उसने इन 3 सालों में इरहान से सिर्फ नफ़रत की थी। उसने आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। वो इन 3 सालों में कितना बदल गई थी। उसे कभी कभी खुद की भी पहचान नहीं होती थी। महमल की आंखों में 3 साल पहले का वो मंज़र लहरा गया जब वो सफ़ेद रंग के गरारे में मलबूस दुल्हन बनी हुई थी।
इरहान महमल का तायाजाद था और इरहान की पसंद और मर्ज़ी से इरहान और महमल का निकाह हो रहा था। महमल भी निकाह पर बहुत खुश थी। वो नहीं जानती थी कि उसे इरहान से कब मोहब्बत हुई थी, मगर जब से उसने होश संभाला था, खुद को इरहान से मोहब्बत करते हुए पाया था। इरहान भी उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर कभी इरहान ने उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। इरहान ने अपने माँ बाप से बात की कि वो महमल को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वो दोनों भी इरहान की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। महमल घर की ही बच्ची थी, देखी भाली थी। वो लोग तो खुद भी यही चाहते थे कि इरहान और महमल की शादी हो, और अब इरहान ने खुद ही ये बात कर दी थी। यूँ महमल और इरहान का रिश्ता तय हो गया। उन दिनों महमल कॉलेज में पढ़ती थी। वो लॉन में बैठी थी और उसकी किताबें उसके इर्द गिर्द फैली हुई थीं। जब इरहान ऑफिस से वापस आया था, महमल को सोचों में गुम देखकर वो सीधा उसी के पास चला आया। कहाँ गुम हो महमल? एक किताब उठाकर उसके सर पर मारते इरहान ने उसके सामने बैठते हुए कहा था। वो गड़बड़ाकर अपने ख्यालों की रो से बाहर आए। इरहान मुस्कुराते हुए उसी को ही देख रहा था। जब से उन दोनों का रिश्ता तय हुआ था, महमल उससे कतराने लगी थी और अब उसको अपने सामने देखकर वो नर्वस हो गई थी। इरहान की आंखों में शोक का एक जहान आबाद था। कुछ नहीं, महमल ने संभल कर उसे जवाब दिया। महमल, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? इरहान ने उसका हाथ थामते हुए पूछा था। महमल के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसके चेहरे पर बिखरते हया के रंगों में इरहान उलझ सा गया। वो बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरी कोसे कज़ा देख रहा था। महमल ने उसके मजबूत हाथों से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर इरहान की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई। सूरज की किरणें महमल की आंखों पर पड़ रही थीं, जिसकी वजह से उसकी आंखों का रंग मज़ीद सुनहरी दिख रहा था। इरहान, आप मेरा हाथ तो छोड़ें, महमल ने जुज़-बुज़ होते कहा। पहले मेरी बात का जवाब दो। इरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट रक़्सां थी। महमल जान गई थी कि वो इतनी आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ेगा। उसे जवाब देना ही पड़ेगा। मैं खुश हूँ इस रिश्ते से, महमल ने पलकें झुकाए कहा, और फिर इरहान के हाथों से अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से उठकर जल्दी से अंदर चली गई थी। वो मज़ीद इरहान की लो देती आंखों का सामना नहीं कर सकती थी। उसका शर्माया घबराया सा रूप देख इरहान महसूस हुआ, वरना महमल जिस कदर शरारती और नटखट थी, उससे शर्माने की तवक्को नहीं की जा सकती थी। महमल और इरहान के निकाह की तारीख फिक्स हो गई। ये दादा जान का इसरार था कि मंगनी की रस्म की जगह दोनों का निकाह कर दिया जाए और फिर शादी भी मुनासिब वक्त देखकर कर दी जाएगी। उस बात पर घर में किसी को भी एतराज़ नहीं था, बल्कि अब बहुत ही खुश थे सब। महमल ने अपनी पसंद से निकाह का जोड़ा बनवाया था। महमल और इरहान दोनों ही अपने अपने माँ बाप की इकलौती औलादें थीं। उन दोनों की खुशियों से उस हवेली की खुशियाँ वाबस्ता थीं। महमल और इरहान के निकाह का भी दिन आ गया था। हवेली में रंगो नूर का सैलाब उतर गया था। हवेली के वसी और इस लॉन में निकाह की तकरीब रखी गई थी। महमल सफ़ेद रंग के जोड़े में सर पर सुर्ख रंग का दुपट्टा टिकाए बहुत हसीन लग रही थी। जो भी उसे देखता लाजमी उसकी तारीफ़ कर रहा था। महमल खुद को भी आईने में देखकर कुछ देर के लिए साकित रह गई थी। वो हमेशा सादा सी रहती थी और अब जब दुल्हन बनी थी तो खूब रूप आया था। इरहान ने अब तक महमल को नहीं देखा था। उसे स्टेज पर लाया गया तो महमल के चेहरे पर घूंघट था। इरहान ने भी सफ़ेद शेरवानी पहनी थी, वजाहत का शिकार लग रहा था। इरहान भी सफ़ेद शेरवानी में बैठा वजाहत का शिकार लग रहा था। कुछ देर बाद निकाह की रस्म शुरू हुई। दोनों जानिब से इजाब कबूल किया गया। महमल ने उस लम्हे इरहान को दिल से कबूल किया था। निकाह के बाद जब इरहान ने सजी संवरी महमल को देखा तो सांस लेना भूल गया। इरहान तंग रह गया था कि कोई दुल्हन के रूप में इतना हसीन भी लग सकता है। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है। महमल में हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें उठाकर, नज़रें उठाकर इरहान को देख सके। इरहान बेखुदी की कैफियत में महमल को तक रहा था। इरहान ने महमल के लिए खूबसूरत सी अंगूठी ले रखी थी, मगर आसपास बहुत से लोग थे, इस वजह से वो महमल को वो अंगूठी नहीं दे सका था। यहाँ तक कि तकरीब तमाम हो गई और सारे मेहमान अपने अपने घरों को लौट गए। महमल भी बहुत थकी हुई थी। वो अपने कमरे में आ गई थी। अपने कमरे में जाने से पहले इरहान ने महमल के कान में सरगोशी की थी कि वो उसे दिल भर के देखना चाहता है, इसलिए महमल उसका इंतज़ार करे। वो सारे कामों से फारिग होकर उसके पास आएगा। महमल अपने कमरे में बैठे इरहान का इंतज़ार कर रही थी। जाने कैसे सोफे पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। नींद में उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उस पर झुका है।
خود پر किसी की नज़रें महसूस करके महमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा कि इरहान आ गया। महमल ने आंखें खोलकर देखा तो इरहान नहीं था। उसकी खाला का बिगड़ा हुआ वारिस वहाँ मौजूद था। उसकी खाला का बिगड़ा हुआ बेटा वारिस वहाँ मौजूद था। उसकी आंखों से झलकती हुई हवस ने महमल को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपक सकी। महमल सोफे पर बैठी थी और वारिस उस पर झुका हवस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। अगले ही लम्हे महमल की सारी हिस्सियात बेदार हुई। वारिस को धक्का देकर वो अपनी जगह से उठी, मगर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े इरहान को देखकर वो सहम सी गई। इरहान अपनी आंखों में बेयकीनी और बेएतबारी लिए सब कुछ देख रहा था। महमल इस कदर घबरा गई थी कि अपनी जगह से हिल भी ना सकी। उसकी नज़रें इरहान पर टिकी थी, मगर इरहान महमल को देख ही कब रहा था। उसकी सुर्ख आंखें तो वारिस पर टिकी थी, जिसकी बहकती हुई नज़रें महमल के वजूद पर टिकी थी। और फिर इरहान एक ही झस में आगे बढ़ा। उसने वारिस का गिरेबान पकड़ लिया। वारिस महमल की खाला का बेटा था, अपनी माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद। महमल को पसंद करता था, उसके लिए रिश्ता भी भिजवाया था, मगर यहाँ से इनकार हो गया था, क्योंकि मरियम को अपने भांजे के सारे करतूतों का इल्म था, बखूबी। उसके मुकाबले में इरहान का रिश्ता उनके सामने मौजूद था, जो हर लिहाज से बेहतर था। वारिस ने महमल से खुद ही बात करने का फ़ैसला किया था, मगर जब वो महमल के कमरे में आया तो वो सोफे पर बैठी सो रही थी। वारिस उसका हुस्न देखकर खुद पर काबू नहीं रख सका और उसके बेहद नज़दीक होकर उसे देखने लगा। इसी असना में महमल की आंख खुल गई। इरहान कमरे के दरवाजे पर जाने कब आकर खड़ा हो गया था। उसे लगा कि शायद महमल अपनी मर्जी से उसके करीब बैठी थी। वो इस बात से अनजान था कि वो तो सो रही थी। इरहान ने वारिस का गिरेबान पकड़ा और उसे बुरी तरह मारने लगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? इरहान उसे ज़मीन पर फेंकते हुए बोला था। शोर की आवाज़ सुनकर सभी लोग महमल के कमरे में जमा हुए। महमल फटी फटी आंखों से ये सारे मंजर देख रही थी। उसकी सांस रुक गई थी। इरहान ज़मीन पर पड़े वारिस को बुरी तरह से ठोकरों से मार रहा था। ये मंजर देख सबकी चीखें निकल गईं। सब लोगों ने वारिस को इरहान से छुड़ाने की कोशिश की, मगर इरहान के तो सर पर खून सवार था। मुझे बता, क्यों आया था तू यहाँ? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के कमरे में आने की? इरहान ने गिरेबान से पकड़कर उसे ज़मीन से उठा लिया था। वारिस की हालत गैर हो रही थी। वो समझ गया था कि अब उसे इरहान से कोई नहीं बचा सकता। वारिस ने एक कोने में खड़ी सहमी सी महमल पर नज़र डाली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसने एक झटके से खुद को इरहान की गिरफ्त से छुड़वाया और उससे कहा, मुझ पर हाथ उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लो, किसी ने मुझे यहाँ बुलाया था? वारिस की आवाज़ कमरे में गूंजी। यकदम सबको सांप सूंघ गया। इरहान का बढ़ता हाथ वहीं रुक गया। बेयकीनी से वो महमल को देख रहा था। महमल ने वारिस को देखा। वारिस की बात उसे समझ नहीं आई थी, मगर जब सबकी मशकूक नज़रें उसने खुद पर महसूस की तो उसे वारिस की बात बखूबी समझ आ गई। आहिस्ता आहिस्ता वारिस के अल्फाज उसके जहन में ठहरने लगे, और जब तक महमल को उन लफ्ज़ों की संगीनी का इल्म हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इरहान का हाथ उठा और महमल के गाल पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। महमल के चेहरे का रंग बदला, सुनहरी आंखें स्याही में बदलीं। इरहान ने उस पर हाथ उठाया था। इरहान ने तो उससे सफाई भी नहीं मांगी थी, और एक लम्हे में किसी और बात का यकीन कर लिया था। महमल की ज़ात कई टुकड़ों में बिखरी थी। उसे एहसास हुआ कि बेतबारी की मार क्या होती है। अगर तुम्हें कोई और पसंद था तो पहले बोल दिया होता। ये सब तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी, या फिर इस सब की तुम्हें आदत है? इरहान अपने लफ्ज़ों से उसकी ज़ात की धज्जियाँ बखेर रहा था। महमल सुन खड़ी थी। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि इरहान ने उस पर हाथ उठाया, और फिर इरहान के अल्फाज उसे ज़मीन में गाड़ने के लिए काफ़ी थे। सब लोग महमल की तरफ अफसोस भरी नज़रों से देख रहे थे, और महमल तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी, बस साकित खड़ी इरहान को देख रही थी। इरहान की आंखों में उसे अपने लिए नफ़रत वाज़ेह दिख रही थी। महमल ने अपने माँ बाप की जानिब देखा, जो उसके नाकर्दा जुर्म की माफ़ियाँ मांग रहे थे। उसकी खाला वारिस को लेकर वहाँ से जा रही थी। उनके लफ्ज़ों ने भी महमल के जिस्म पर चाबुक मारा था। अपनी बीवी संभाली नहीं जा रही और मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा। महमल को लगा वो मर जाएगी, मगर वो जिंदा थी। वो तो सांस भी ले रही थी, मगर वो मर चुकी थी। इरहान ने मार डाला था उसे। उसी रात इरहान हवेली छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया था, और आज 3 साल होने को आए, एक बार भी लौट कर नहीं आया था। सभी महमल को इस बात का जिम्मेदार ठहराते थे। मरियम बेगम ने महमल से कई बार पूछने की कोशिश की कि उस रात क्या हुआ,
मगर महमल ने इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं की। महमल इस मामले में बिल्कुल खामोश हो गए। जब सब लोग उसे मुजरिम करार दे चुके थे तो उसने भी खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया था। महमल जाने कब सो गई, उसे इल्म ही नहीं हो सका। अगली सुबह उसकी आंख खुली। किसी ने उसे खाने तक का नहीं पूछा था और ना उठाया था। उसकी आंख खुली तो जाने कितनी ही देर वो सुन दिमाग के साथ लेटी रही। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो हवेली में एक हलचल मची थी। ताई अम्मी इधर से उधर सारे मुलाजमों को हिदायत देती फिर रही थी। महमल समझ गई कि इरहान आ जा रहा था। दिल का बोझ मज़ीद बढ़ गया था। खामोशी से नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठ गई। सफ़िया बेगम ने एक नज़र महमल की तरफ देखा जो गुमसुम सी बैठी थी। सफ़िया बेगम ने उसे मुखातिब किया, हवेली के सारे ही लोग इस वक्त नाश्ते की मेज़ पर हैं। हवेली के सारे लोग उस वक्त नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। मरियम बेगम ने एक नज़र महमल की तरफ देखा। महमल की आंखें सूजकर सुर्ख हो रही थीं, चेहरा भी सुता हुआ था। यूनिवर्सिटी से आकर भी उसने कुछ नहीं खाया था। सफ़िया बेगम के नाराज़ होने के डर से उन्होंने महमल को रात के खाने के लिए भी नहीं बुलाया और जब वो उसके कमरे में खाना लेकर गईं तो वो सो रही थी। महमल, मेरा बेटा आज 3 साल बाद इस हवेली में वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने आओ। मेरा बेटा आज 3 साल बाद इस हवेली में वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने आओ और वो तुम्हारी वजह से मुझसे फिर से दूर हो जाए। इसलिए अपने कमरे में ही रहना। किसी मुलाजमा से कह देना वो तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा देगी। सफ़िया बेगम ने तनफ़ुर से महमल से कहा। महमल ने थकावट से अपनी ताई अम्मी की जानिब देखा जो 3 साल पहले तक उस पर जान छिड़कती थी, मगर इन गुज़रे 3 सालों में उनकी नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा ही हुआ था। महमल ने अपने माँ बाप को देखा जो बज़ाहिर उससे लाताल्लुक़ बने बैठे नाश्ता कर रहे थे, मगर उन दोनों का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। दादा जान ने कुछ कहने की कोशिश की मगर शायद मौके की नज़ाकत को देखते खामोश रहे थे। महमल के हलक में कुछ अटकने सा लगा था। नाश्ते से उसका दिल उठ गया था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी और अपना बैग लेकर बाहर आ गई। गाड़ी में बैठते उसके रुके आंसू खामोशी से बहने लगे। वो यूनिवर्सिटी से वापस हवेली नहीं जाना चाहती थी। उसे लग रहा था वो इरहान की मौजूदगी में सांस नहीं ले सकेगी। वो अपनी एक दोस्त की तरफ चली आई। मरियम बेगम के फ़ोन आने लगे, इसलिए नाचार उसे वापस हवेली आना ही पड़ा। जब वो हवेली पहुंची तो रात हो चुकी थी। वो गाड़ी से उतरकर हवेली में दाखिल हुई तो डाइनिंग रूम से सबके हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। महमल के कदम लड़खड़ाए। इरहान वापस आ गया था। महमल ने अपने दिल को टटोला मगर उसका दिल बिल्कुल खाली था। उसे इरहान के वापस आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। महमल सीधा अपने कमरे में आ गई। मरियम बेगम ने किचन से उसे अपने कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था, इसलिए पुरसकून हो गई। सोफे पर पाँव ऊपर किए बैठ गई। वो बहुत सोच समझ कर इस फैसले पर पहुंची थी। वो सारी ज़िंदगी ऐसे इस रिश्ते का बोझ उठाकर नहीं चल सकती थी जिसमें उसकी अपनी मोहब्बत कोई उस पर भरोसा ना हो। उसने अपनी मोहब्बत को अपने दिल के नेहा खानों में छुपा दिया था। इरहान ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था जिसकी गूंज वो आज भी अपने कानों में महसूस करती थी। आज भी उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस होता था। वो हर किसी की नज़रों में गिर चुकी थी। वो वारिस को नहीं बल्कि इरहान को इस सब का ज़िम्मेदार ठहराती थी। अगर उस दिन इरहान उस पर भरोसा कर लेता, उसे अपनी सफाई का एक मौका दे देता तो आज वो खुद से तो नज़रें मिला सकती थी ना। वो ये फैसला करते हुए रोना नहीं चाहती थी, मगर जाने क्यों उसकी आंखें उससे बगावत करने पर तुली थीं। सब नीचे मौजूद थे। घर में खुशियों का सामान था मगर यहाँ वो बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसे तन्हा कर दिया गया था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मुलाजमा खाने की ट्रे लिए कमरे में आई थी। वापस ले जाओ ये खाना, भूख नहीं है मुझे, महमल ने उससे नज़रें चुराते हुए कहा। वो इस बात में सर हिलाकर खाना वापस नीचे ले गई। महमल ने कल से कुछ नहीं खाया था, भूखी मर गई थी उसकी। क्या हुआ, महमल ने खाना नहीं खाया? मुलाजमा को खाने की ट्रे वापस लाते देख मरियम बेगम ने धीमे लहजे में मुलाजमा से पूछा। वो कह रही हैं भूख नहीं है, मुलाजमा ने उन्हें बताया। मरियम बेगम एक ठंडी सांस भरकर रह गई। उसने कल से कुछ नहीं खाया, तुम ज़बरदस्ती उसके सामने रखाती। मरियम बेगम के लहजे में माँ की ममता बोल रही थी। इरहान की नज़रों से ये मंजर छुपा नहीं रह सका। उसकी नज़रें महमल को ही तो तलाश कर रही थी, मगर जाने क्यों महमल खाने की मेज़ पर नहीं आई थी। इरहान को यहाँ आए अब कई दिन हो चुके थे, मगर अब तक उसका महमल से सामना नहीं हुआ था। महमल बगैर नाश्ते की यूनिवर्सिटी चली जाया करती। मरियम बेगम उसके कमरे में उसको नाश्ता भेज दिया करती, मगर वो वापस लौटा देती।
यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो अपने कमरे में बंद हो जाया करती। मुलाजमा खाना ले आती तो 2-4 लुक़मे सहर मार कर लेती, वरना ज़्यादातर खाना वापस लौटा दिया करती। जाने क्यों इरहान की नज़रें महमल को तलाश कर रही होती, मगर जैसे महमल का वजूद ही इस हवेली में नहीं था। हवेली में रात का सन्नाटा छा गया था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरों में चले गए। महमल खामोशी से अपने कमरे से निकली और स्टडी की जानिब बढ़ी। जानती थी कि दादा जान उस वक्त अपने स्टडी रूम में होंगे। स्टडी का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई तो मामूल के मुताबिक दादा जान स्टडी रूम में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। महमल को देखते उन्होंने किताब एक जानिब रख दी। वो आज कई दिनों बाद महमल को देख रहे थे। जब से इरहान हवेली वापस आया था उन्होंने महमल को नहीं देखा था। इधर आ जाओ बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने नरमी से महमल को पुकारा। महमल छोटे छोटे कदम उठाती उनके सामने जा खड़ी हुई और फिर उनके कदमों में बैठ गई। उसे इस तरह से बैठते देख दादा जान का दिल हलक में आया था। महमल ने उनके घुटनों पर अपना सर रख दिया। दादा जान ने नज़रें उठाकर वसी और इस स्टडी के एक कोने में रखे सोफ़े को देखा, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रहे। महमल, क्या हो गया है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? दादा जान ने प्यार से उसे मुखातिब किया। जानते थे कि उनकी बच्ची का दिल दुखा हुआ है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे कि उनकी महमल गलत हो सकती है। वो कई बार इरहान को समझा चुके थे, मगर वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। अभी भी महमल की हालत देखकर उनका दिल कट कर रह गया था। महमल स्याह रंग के ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट में मलबूस थी। काले रंग की शॉल उसके कंधों पर फैली थी। लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। उसने अपने बालों को समेटने की ज़हमत ही नहीं की थी। दादा जान, इस घर में सब मुझे तन्हा छोड़ गए, मगर आपको तो यकीन है ना, आपकी महमल कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। महमल ने नज़रें उठाकर दादा जान की जानिब देखा तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो महमल? दादा जान ने जुज़बुज़ होकर उससे पूछा। दादा जान, मुझे इरहान से तलाक चाहिए, महमल ने लड़खड़ाते लहजे में कहा था। दादा जान कुछ लम्हों के लिए थम से गए। अंधेरे कोने में सोफ़े पर बैठे इरहान का वजूद भी साकित हुआ। महमल बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारा शोहर है। छोटी मोटी बातें तो हर घर में यूं ही हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दादा जान ने संभल कर बात संभालने की भी कोशिश की। जानते थे कि इरहान सब कुछ सुन रहा है, मगर महमल इस बात से बिल्कुल अनजान थी। दादा जान, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला किया। मैं अब इरहान के नाम के साथ नहीं जुड़े रहना चाहती। वो कहता है ना, मैं बदकिरदार हूँ, मैं उसका हर इल्ज़ाम मान लूँगी। बस एक उससे कहें कि मुझे छोड़ दे, मैं मज़ीद इस अज़ियत के साथ नहीं रह सकती। महमल बेसाख्ता रोने लगी। मेरे माँ बाप मुझसे बात नहीं करते। आपके और दादी के सिवा कोई मुझे मुखातिब करना पसंद नहीं करता। इन 3 सालों में मैंने हर पल ताई अम्मी की नफ़रत सही है। उनका बेटा मेरी वजह से उनसे दूर हो गया। वो कहती हैं कि मैं उनके बेटे के सामने ना हूँ, वो मेरी वजह से दोबारा चला जाएगा। मेरे माँ बाप का सर मेरी वजह से झुक गया। हर बात, हर चीज़, सबकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देते हैं। आप मुझे इरहान से तलाक दिलवा दें। महमल की हिचकियाँ बन गई थी। इरहान ने सबसे मुठ्ठियाँ बंद की। दादा जान के पास अल्फाज नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसे तसल्ली दें, और उसके आंसू उनका कलेजा चीर रहे थे। महमल बेटा, रोना बंद करो, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। अभी तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। दादा जान की नज़रें अंधेरे कोने में जमी थी। जानते थे कि इरहान सब कुछ सुन रहा है। वो उस वक्त किसी भी बदमज़गी से बचना चाहते थे। महमल अपने आंसू साफ करते हुए उठी और वहाँ से चली गई। ये सच था कि इरहान महमल को कसूरवार समझता था, मगर उसने कभी भी महमल को तलाक देने के बारे में नहीं सोचा था। महमल के मुंह से ये सब सुन उसकी रूह तक हिल गई थी। वो गुस्से में इरहान का हाथ महमल पर उठ गया था, मगर महमल ने अपनी सफाई में उससे कुछ नहीं कहा था। उसने हर इल्ज़ाम को बहुत आसानी से खुद पर ले लिया था और बिल्कुल खामोश खड़ी रही थी। अगली रात सब लोग खाने की मेज़ के गिर्द जमा थे जब इरहान ने एक मुलाजमा को मुखातिब करते हुए कहा, जाकर महमल को खाने के लिए बुला कर लाओ। सब लोगों ने हैरानी से इरहान की तरफ देखा था। जब से इरहान वापस आया था उसके मुंह से पहली बार महमल का नाम सुना था। मुलाजमा फ़ौरन ही महमल के कमरे की तरफ गई। सफ़िया बेगम ने पहलू बदला था। बाकी लोग भी हैरान थे। महमल अपनी किताबों में सर दिए बैठी थी जब मुलाजमा ने उसके कमरे में आकर उससे कहा कि इरहान साहब ने उसको खाने की मेज़ पर बुलाया। महमल ने अचंभे से मुलाजमा को देखा, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। भूख नहीं है मुझे, महमल ने मुख्तसर सा जवाब दिया।
मुलाजमा मुलाजमा ने जाकर वही बता दिया। इरहान के माथे की रगें तन गई थीं। दादा जान बिल्कुल खामोश बैठे थे, इरहान के चेहरे के बदलते हुए उतार चढ़ाव को देख रहे थे। इरहान अपनी जगह से उठा और महमल के कमरे की जानिब बढ़ा था। वो महमल के कमरे में दाखिल हुआ तो महमल बेयकीनी से अपनी जगह से उठी थी। आज वो पूरे 3 साल बाद इरहान को देख रही थी। इरहान उसे देखकर चंद लम्हों के लिए अपनी जगह साकित हुआ था। जब वो यहाँ से गया था तो महमल ऐसी तो ना थी। जब वो महमल को छोड़कर गया था तो महमल कॉलेज जाने वाली एक छोटी सी लड़की थी, मगर ये जो महमल उसके सामने खड़ी थी वो तो कोई और थी। महमल के कंधों तक आते बाल अब उसकी कमर को छू रहे थे। उसके नाजुक से सरापे ने इरहान के दिल की दुनिया ज़ेर ज़बर कर दी थी। इरहान को देखकर महमल की धड़कनें थमने लगी। इरहान और महमल की नज़रें एक दूसरे पर टिकी थीं। इरहान आगे बढ़ा और महमल का हाथ थामकर उसे अपने साथ लिए बाहर लाया। महमल एक ट्रांस की कैफियत में उसके पीछे चल रही थी। यकदम उसे होश आया। उसने उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर इरहान ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी। मज़ीद हाथ छोड़े मेरा, महमल ने गुस्से से कहा, मगर इरहान ने तो उसकी बात सुनी नहीं। सब लोग उन्हें देखकर डाइनिंग रूम से उठकर लाउंज में आ गए थे। क्या बदतमीज़ी है इरहान, हाथ छोड़े मेरा, महमल ने बेबसी से कहा। आज फिर सबके सामने उसका तमाशा बनने जा रहा था। आज फिर वो बेबस हो रही थी। इरहान ने लाउंज में आकर महमल का हाथ छोड़ दिया। महमल की कलाई सुर्ख पड़ गई थी। सब लोग हैरत से इरहान को देख रहे थे। इरहान ने एक नज़र महमल पर डाली, जो गुस्से और बेबसी से उसे ही देख रही थी, और फिर सबको मुखातिब करके कहा, हमारे निकाह को 3 साल हो गए, अब मुझे रुखसती चाहिए। इरहान की बात सुनकर सब लोगों ने हैरत से उसकी सिमत देखा। यकदम ही वहाँ सन्नाटा छा गया। महमल का रंग सुर्ख हुआ था। कल रात को ही तो उसने दादा जान से सब तलाक की बात की थी, और अब इरहान रुखसती की बातें कर रहा था। मैं इस निकाह को नहीं मानती और ना ही कोई रुखसती होगी, महमल ने तड़प कर कहा, और दादा जान की सिमत बढ़ी। दादा जान, आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे इरहान से तलाक दिलवाएंगे। महमल ने उन्हें मुखातिब किया, मगर वो इस मामले में महमल का कोई साथ नहीं दे सकते थे। वो कैसे अपनी ही पोती पर तलाक का दाग लगवा सकते थे। वो महमल से नज़रें चुरा गए। इससे पहले कि वो दादा जान से मज़ीद कोई सवाल जवाब करती, इरहान ने उसका बाजू थामते उसे अपनी जानिब खींचा। महमल और इरहान की नज़रें चार हुई थीं। आज तो तुमने अपनी ज़ुबान से तलाक का नाम ले लिया, आइंदा ये लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर आया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। इरहान बुरी तरह उस पर धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनकर महमल का दिल सहम सा गया। किस रिश्ते से आप मुझ पर हक जमा रहे हैं? आप तो मुझे बदकिरदार ठहरा कर यहाँ से गए थे ना। आप जानते भी हैं ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे। पूछें इन सब से। यहाँ पर हर कोई मुझे ही कसूरवार समझता है। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। मेरे सगे माँ बाप मुझसे नफ़रत करते हैं। महमल ये सब कहते ज़ारो कतार रोई थी। मुझे हर सूरत तलाक चाहिए। मैं मज़ीद इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती हूँ। महमल ने पूरी जान से उसे खुद से दूर धकेला था, मगर इरहान अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा था। ठीक है, तुम ऐसा चाहती हो तो यही सही, इरहान ने कंधे उचकाते कहा। सबने नासमझी से इरहान की सेमत देखा। अब रुखसती के तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं, रुखसती अभी होगी। इरहान की आवाज़ लाउंज में गूंजी। महमल के कदमों तले से ज़मीन निकली। उसने घबरा कर अपने माँ बाप की तरफ देखा। वो लोग भी हैरान परेशान खड़े थे। इरहान किसी की भी परवाह किए बिना उसे अपने साथ घसीटते अपने कमरे में ले गया। अपने कमरे में ले जाकर उसने महमल को बेड पर धकेला था। महमल की जान हलक में आई जब उसने कमरा लॉक होने की आवाज़ सुनी। नीचे लाउंज में सब लोग हैरान परेशान बैठे थे। मरियम बेगम और सफ़िया बेगम ने उनके पीछे जाने की कोशिश की, मगर दादा जान ने उन्हें रोक लिया। ये उन दोनों की पूरी ज़िंदगी का मामला है, अकेला छोड़ दो उन्हें, खुद फैसला करने दो वो लोग साथ रहना चाहते हैं या नहीं। अगर इरहान से बात करने के बाद भी महमल उसके साथ नहीं रहना चाहेगी तो मैं खुद इरहान से उसे तलाक दिलवा दूंगा। दादा जान ने एक नज़र सफ़िया बेगम की तरफ देखते हुए कहा, और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। आप पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? महमल ने बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, मुझे हर सूरत आपसे तलाक चाहिए। महमल पूरी तरह से चीखी थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। इरहान ने सुर्ख नज़रों से उसे घूरा। वो पहले वाली महमल तो हरगिज़ नहीं थी जो गुमसुम सी खड़ी थी और वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था।
उसका ये रूप देख इरहान दम बखुद सा रह गया था। महमल तेज़ी से उसके कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में बंद हुई। वो सारी रात इरहान ने जागते हुए गुजारी थी। अगले दिन इरहान ने सफ़िया बेगम से कह दिया कि उसे हर सूरत रुखसती चाहिए। महमल ने लाख सर पटका मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। रुखसती की तारीख रख दी गई थी। महमल दुल्हन बनी इरहान के कमरे में बैठी थी। इरहान ने अपनी ज़िद पूरी करके ही दम लिया था। कमरे में आया तो महमल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। इरहान को आते देख उसके हाथ थमे मगर इरहान खामोशी से कपड़े बदल कर बेड पर आकर लेट गया। उसने महमल से कोई बात नहीं की। वो भी खामोशी से सोफे पर लेट गई। अगले दिन वलीमा था। महमल ने गुलाबी रंग की मैक्सी पहनी थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। महमल ब्राइडल रूम में बैठी थी जब उसने वारिस को अंदर आते देखा। शायद एक बार फिर माजी खुद को दोहराने लगा था। महमल अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने बहुत कोशिश की थी तुमसे शादी करने की मगर तुम्हारे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। वारिस सीने पर हाथ बांधे खड़ा उससे बोल रहा था। यहाँ तक कि तुम्हारे दामन पर बदनामी का दाग भी लगाया और तुम्हारे शोहर ने यकीन भी कर लिया। मुझे लगा वो तुम्हें छोड़ देगा मगर उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज तुम मुकम्मल तौर पर उसकी हो चुकी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है कि तुम्हें पाने की खातिर मैंने तुम्हारे ही दामन को दागदार करने की कोशिश की। मुझे इस सब के लिए माफ़ कर दो। वारिस ने महमल के सामने हाथ जोड़ दिए। महमल दुख भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आज 3 साल बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं तो तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने आया था मगर तुम सो रही थी। लेकिन इरहान को ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे अगर तुमसे मोहब्बत थी तो उसे तुम पर भरोसा भी करना चाहिए था। वारिस ने एक नज़र महमल के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा और फिर वहाँ से निकल गया। दरवाजे की ओट में खड़े इरहान के पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली थी। वो उस मासूम को बिना कोई जुर्म किए सज़ा दे रहा था। इरहान ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ। उसे देखकर महमल का दिल थम गया क्योंकि अभी भी वारिस यहाँ से निकल कर गया था। इरहान ने अपने हाथ की हथेली उसके सामने की। महमल ने एक नज़र उसके फैले हुए हाथ को देखा और फिर इरहान को। इरहान गहरी नज़रों से महमल को देख रहा था। महमल ने अपना कपकपाता हुआ हाथ उसके हाथ में थमा दिया। इरहान उसे लेकर बाहर की जानिब बढ़ा। उन दोनों के बाहर आते ही लाइट ऑफ कर दी गई मगर एक स्पॉटलाइट ने उन दोनों का अहाता किया। इरहान की नज़रें महमल पर जमी हुई थीं और महमल उसकी नज़रों से खाइफ होकर नज़रें झुकाए बैठी थी। घर वापस जाते हुए दोनों गाड़ी में अकेले थे जब इरहान ने ड्राइविंग करते महमल का हाथ थामा। महमल ने घबरा कर उसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हारी और वारिस की सारी बातें सुन ली थी। महमल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इरहान ने खुले दिल से एतराफ़ किया था। महमल ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी तरफ देखा। आपकी माफ़ी मेरे वो 3 साल नहीं लौटा सकती इरहान, जब ज़िल्लत हर लम्हे मेरा मुकद्दर बनी थी। महमल ने उससे हाथ छुड़ाते हुए थके लहजे में कहा था। मैं इन 3 सालों का हर जाना सारी ज़िंदगी भरने को तैयार हूँ। इरहान ने नर्म नज़रों से उसे देखा मगर महमल ने अपना रुख मोड़ लिया। 3 सालों का मदावा इन 3 मिनटों में नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद हवेली आ गई थी। महमल सीधा कमरे में चली गई मगर इरहान नीचे रुक गया। इरहान ने सबको सच बता दिया। मरियम बेगम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी इकलौती औलाद को इन 3 सालों में कितना नज़रअंदाज किया था। सफ़िया बेगम भी अपना सर पकड़ कर बैठ गई। जिस लड़की से उन्होंने इतनी नफ़रत की थी वो तो बेकसूर थी। हर कोई महमल से बात करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था मगर इरहान महमल को कुछ वक्त देना चाहता था। वो अपनी हर गलती का इजाला करना चाहता था। इरहान कमरे में आया तो महमल खिड़की में खड़ी थी। इरहान ने अपनी अलमारी की जानिब कदम बढ़ाया। उसने दराज खोली तो सामने ही मखमली डिबिया में बंद अंगूठी उसके सामने थी। ये वो अंगूठी थी जो वो महमल को निकाह वाले दिन देना चाहता था लेकिन नहीं दे सका था। वो अंगूठी लेकर महमल की जानिब बढ़ा था। जानता था कि एक ना एक दिन महमल को मना लेगा। उसने आज भी महमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत जो देख ली थी, क्योंकि उसने आज भी महमल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ही देखी थी।